नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया का टॉपिक नेतृत्व की शैली। किम्बाल यंग के अनुसार नेतृत्व की विवेचना प्रभुत्व के रूप में की जानी चाहिए। मानव इतिहास के किसी भी युग का अवलोकन करते हैं तो नेताओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। नेतृत्व सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वर्तमान युग में नेतृत्व को सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य माना गया है। प्रत्येक समाज में नेता होते हैं। जहाँ नेता होता है वहाँ नेतृत्व होता है, अर्थात नेता में नेतृत्व का गुण पाया जाता है। परिस्थितियों, घटनाओं, समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने, निर्णय लेने की क्षमता जिस व्यक्ति में पाई जाती है, अर्थात नेतृत्व की ये गुण जिसमें पाए जाते हैं वह नेता बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो नेतृत्व की शुरुआत यहीं से होती है। नेतृत्व सत्ता शीर्ष पर मौजूद होती है। इसके उपयोग से संगठन में अधीनस्थों से काम लिया जाता है, लेकिन इस प्राधिकार की सत्ता के साथ व्यक्तित्व की सत्ता का होना भी आवश्यक है। यह व्यक्तित्व की सत्ता ही नेतृत्व शक्ति का निर्धारण करती है। अधीनस्थों को उद्देश्यों के साथ समन्वित करने की प्रेरणादायी व्यक्तिगत विशेषता ही नेतृत्व कहलाती है। समूह या समाज में नेता वही होता है जिसका समूह या समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा अनुकरण किया जाता है, अर्थात समूह समाज के सदस्यों का किसी सदस्य के द्वारा प्रतिनिधित्व करना ही नेतृत्व कहलाता है। स्पेगलर ने अपनी पुस्तक मैन एंड टेक्निक्स में लिखा है कि इस युग में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। जिस प्रकार कुछ व्यक्तियों में कार्य करने तथा निर्देशन देने की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रवृत्ति आज्ञा मानने की होती है। यही मनुष्य जीवन का स्वाभाविक रूप है और यह रूप युग परिवर्तन के साथ कितना ही बदलता रहे चाहे, किंतु इसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक यह संसार रहेगा। नेतृत्व का अपना एक विशिष्ट स्थान है। एक संस्था या व्यक्ति की सफलता या असफलता हेतु काफ़ी हद तक नेतृत्व जिम्मेदार होता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी व्यक्ति सफलता के सोपानों को पार नहीं कर सकता। यहाँ तक भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब वह नेतृत्व की भूमिका का सही निर्वहन करता है। नेतृत्व को भली भांति समझने के लिए अब हम देखते हैं नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा। शब्दकोश के अनुसार नेतृत्व के दो अर्थ निकल करके हमारे सामने आते हैं: अग्रणी और आदेश देना। नेतृत्व लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवहार का माध्यम है। नेतृत्व निर्धारित लक्ष्यों को अनुयायियों के व्यवहार से एकीकृत करता है, अर्थात नेतृत्व में अनुयायियों से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कराने का गुण पाया जाता है। नेता अनुयायियों का मार्गदर्शन भी करता है। लोकतांत्रिक दृष्टि से यदि नेतृत्व का अर्थ देखते हैं तो उस स्थिति में समझा जाता है कि जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्तियों के आदेशों का पालन कर रहे होते हैं। कभी कभी यदि कोई व्यक्ति शक्ति के आधार पर दूसरों से
अपना आदेश मनवाना चाहता है या व्यवहार करवा लेना चाहता है या व्यवहार करवाने की क्षमता रखता है तो उसे भी नेतृत्व के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वास्तविकता यह है कि नेतृत्व का तात्पर्य इनमें से किसी एक व्यवहार से नहीं अपितु नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित न होकर अपने व्यवहार से दूसरों को अधिक प्रभावित करता है, भले ही यह कार्य दबाव के द्वारा किया गया हो या फिर व्यक्तिगत संबंधी गुणों को प्रदर्शित करके किया गया हो। इसी संदर्भ में किम्बाल यंग का मानना है कि नेतृत्व के गुण को व्यक्ति अर्जित भी कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति में जन्म से यह गुण नहीं पाया जाता, यदि उस व्यक्ति में दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने का गुण या मार्गदर्शन करने की योग्यता हो तो वह नेतृत्व को अर्जित कर सकता है। नेतृत्व के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। किम्बाल यंग के अनुसार नेतृत्व एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पद है जो दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने, मार्ग दिखाने अथवा व्यवहार का आदर्श निश्चित करने की योग्यता के द्वारा अर्जित किया जाता है। डगल्स के अनुसार नेतृत्व नेता और परिस्थितियों के संबंध का नाम है। परिस्थिति के सम्मुख उभरना ही नेतृत्व है। डेविस के अनुसार नेतृत्व परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अन्यों को सहमत करने की क्षमता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार नेतृत्व से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों को प्रोत्साहित या निर्देशित करने वाली योग्यता से है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत गुणों पर आधारित हैं, ना कि पद पर। लेपियर और फॉन्ट्सवर्थ के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को उससे अधिक प्रभावित करता है जितना कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार नेता को प्रभावित करते हैं। सीमैन तथा मॉरिस के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली उन क्रियाओं में है जो दूसरे व्यक्तियों को एक विशेष दिशा में प्रभावित करती हों। ईट महोदय नेतृत्व को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नेतृत्व में परस्पर उत्तेजना या परस्पर प्रोत्साहन की वह प्रक्रिया है जो सतत व्यक्तित्व भिन्नता की सफल परस्पर क्रिया के द्वारा समाज उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की शक्ति को नियंत्रित करती है। बीट महोदय ने जो अपनी ये परिभाषा दी उसका अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो कुछ तथ्य निकल करके हमारे सामने आते हैं। उत्तेजना एवं प्रोत्साहन का समावेश होता है नेतृत्व के अंतर्गत। नेतृत्व में समान उद्देश्य की प्राप्ति वाले समूह का ही नेतृत्व किया जाता है। नेतृत्व एक प्रक्रिया है। उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में नेता अपने अनुयायियों की शक्ति पर नियंत्रण रखता है। अनुयायियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसे परस्पर सफल अंतःक्रिया भी करनी होती है। नेतृत्व की अवधारणा। नेतृत्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके दो पक्ष बतलाए गए हैं, जिनमें वैयक्तिक पक्ष और प्रशासनिक पक्ष।
एलन महोदय के अनुसार एक व्यक्ति व्यक्तिगत नेतृत्व की क्षमता के साथ तो पैदा हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक नेतृत्व उसे सीखना ही होता है। यथा IAS आदि को चुनते समय उनमें नेतृत्व की क्षमता का आंकलन किया जाता है। इनके चुने जाने के बाद भी उन्हें समय समय पर प्रशासनिक नेतृत्व सिखाया जाता रहता है। नेतृत्व की अवधारणा व्यक्ति के विवेक, शक्ति और प्राधिकार की शक्ति से संयुक्त होती है। एक नेता अपने अधीनस्थों का नेतृत्व तभी कर सकता है जब उसके पास सत्ता के साथ साथ इन दोनों के व्यावहारिक प्रयोग की कुशलता हो। शास्त्रीय विचार नेतृत्व का विश्लेषण नेता के गुणों के आधार पर करते हैं, तो व्यवहारवादी अनुयायियों तथा आधुनिक विचारक औपचारिक परिस्थितियों के संदर्भ में निर्णय या विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार नेतृत्व की अवधारणा से संबंधित ये 3 विचार प्रचलित हो रहे हैं। नेतृत्व के तत्व। नेतृत्व के लिए ये 3 तत्वों का होना आवश्यक है। इनके अभाव में नेतृत्व संभव नहीं है। नेता यानी कि समूह का नेतृत्व करने वाला, निर्देश देने वाला, उनको सही मार्ग दिखाने वाला जो होता है वह नेता कहलाता है। इसके अभाव में नेतृत्व संभव नहीं है। नेक्स्ट, अनुयायी, जिनका नेतृत्व किया जाना है, यानी ऐसा समूह या वे व्यक्ति जिनको निर्देश दिया जाना है या जिनको मार्गदर्शन करना है, तो वो कहलाते हैं अनुयायी। नेक्स्ट, परिस्थिति। नेतृत्व करने के लिए किसी समूह का होना आवश्यक है और समूह का निर्माण परिस्थितियों के अनुरूप होता है। तो जब परिस्थितियां विकसित होंगी, समस्याएं विकसित होंगी या कोई अन्य ऐसा संयोग होगा, तब जाकर के उससे संबंधित व्यक्ति एकत्रित होंगे और उन व्यक्तियों का नेतृत्व किया जाएगा। तो इस प्रकार से परिस्थिति यानी नेता, अनुयायी और परिस्थिति, ये तीनों तत्व होने के पर ही नेतृत्व की स्थिति उत्पन्न होती है। नेतृत्व की विशेषताएं। नेता एवं अनुयायी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी अपने गुणों या योग्यताओं के आधार पर नेता अनुयायियों को प्रभावित करता है, जिससे अनुयायी नेता से जुड़े रहते हैं, और अनुयायी नेता को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से नेता अपनी कार्य योजनाओं का निर्माण उनके अनुसार करता है। नेक्स्ट है, नेतृत्व में प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह सम्मिलित होते हैं, यानी कि किसी एक पक्ष के आधार पर नेतृत्व नहीं चलता, वह समूह से सुझाव भी लेता है, उनके आग्रह को सुनता भी है, और नेतृत्व जो नेता है उसमें प्रभुत्व की भावना भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, नेतृत्व में मार्गदर्शन का गुण पाया जाता है, यानी जो नेता है वह अपने अनुयायियों या जिस समूह का वह नेता है उस समूह के व्यक्तियों को वह समय समय पर कार्य योजना के अनुसार मार्गदर्शन देता रहता है। अच्छे नेतृत्व में दबाव नहीं होता। जहाँ भी एक अच्छा समूह हो और नेतृत्व करता अर्थात नेता अच्छा हो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नेता दबावपूर्ण कार्य नहीं करवाता है, उनको स्वयं की कुशलता के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। नेक्स्ट है, नेता अपने अनुयायियों को उद्दीपकों एवं अभिप्रेरकों द्वारा प्रभावित करता है, यानी समय समय पर उन्हें ऐसे उपदेश या उदाहरण दे करके उस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य के लिए वह समूह गठित हुआ है, उसको पूरा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। नेक्स्ट है, एक समय में
एकाधिक नेतृत्व से प्रभावित हो सकता है। यानी व्यक्ति है जो एक समय में एकाधिक नेतृत्व से प्रभावित हो सकता है। जैसे मान लीजिए वह राजनीतिक पक्ष से भी प्रभावित है और सामाजिक पक्ष से भी प्रभावित है। नेक्स्ट है, नेतृत्व के लिए दो पक्ष यानी नेता और अनुयायी का होना अनिवार्य है। यानी नेतृत्व का निर्माण इन दो के बिना तो हो ही नहीं सकता। ये दो तत्व तो मूलभूत हैं, नेता और अनुयायी। ये नेता और अनुयायी किसके आधार पर टिके होते हैं? जिस तत्व की हमने पूर्व में चर्चा करी थी, परिस्थिति। यानी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद ये दो तत्व निकल करके हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिनके आधार पर समूह का एक रूप हमें दिखाई देने लगता है और उसमें अनुयायी और नेता होते हैं। नेक्स्ट है, नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। यानी कि अनुयायी नेता को कम प्रभावित करते हैं, जबकि नेता अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह अपनी योग्यताओं और योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए अनुयायियों को समय समय पर मार्गदर्शन देता रहता है, बताता रहता है। उनमें भले ही वह सुझाव प्राप्त करता है, किंतु सर्वव्यापी और अंतिम निर्णय नेता का ही सही माना जाता है। नेक्स्ट है, नेतृत्व अनियोजित न होकर विचारपूर्वक अनुयायियों के व्यवहार को निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, फिगर्स इस संदर्भ में कहते हैं कि नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है। पारस्परिक यानी जो समूह है उसमें जो अनुयायी हैं ये भी आपस में एक दूसरे को क्रिया करने के लिए, उस कार्य को संपादित करने के लिए उत्तेजित करते रहते हैं। साथ ही साथ नेता अनुयायियों को और अनुयायी नेता को उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करते रहते हैं। नेक्स्ट है, नेतृत्व की एक विशेष परिस्थिति होती है, अर्थात समूह का निर्माण किसी एक विशेष परिस्थिति के आधार पर होता है और उस परिस्थिति के कायम रहने तक वह नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है। और कई बार हम ये देखते हैं क्षेत्र के आधार पर भी नेतृत्व किया जाता है।